नमस्कार साथियों, मैं ओम नारायण तिवारी आप सबका द बेसिक पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जितने भी कोर्ट होते हैं, जिला न्यायाधीश, राजस्व न्यायालय, दीवानी, फौजदारी, जितने भी तरीके के जो मुकदमे होते हैं, तो वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय, जो कि अभी हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ चुके हैं, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से तो लोग कम जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में इसका उपयोग बहुत है। ठीक है, चूँकि ज़रूरत पड़ती रहती है। तो पहले हम देख लेते हैं दीवानी न्यायालय क्या होता है। ठीक है, ये लगभग हर ज़िले में होता है, दीवानी फौजदारी न्यायालय। ठीक है, और लगभग ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं, तो जिसको एक तरीके से कचहरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो दीवानी न्यायालय फौजदारी को मिक्स रूप में कचहरी बोला जाता है। ठीक है, इसको सिविल कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, सिविल कोर्ट में कौन कौन से मामले जाएंगे? ठीक है, जैसे संपत्ति विवाद हो गया, क्षतिपूर्ति इत्यादि। ठीक है, व्यवहारिक मामले। व्यवहारिक मामले में कौन कौन से आएंगे? जैसे संपत्ति विवाद, ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, और क्षतिपूर्ति। ठीक है, कि क्षतिपूर्ति इत्यादि, यही सब आएंगे। क्षतिपूर्ति सही तो लिखा है, क्षतिपूर्ति इत्यादि आएंगे। ठीक है, क्षतिपूर्ति जैसे मामले आते हैं, और इसमें जिला न्यायाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। ठीक है, जिला न्यायाधीश होते हैं, ठीक, डिस्ट्रिक्ट जज। देखिए, मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात तो अलग है, वहाँ पे मतलब निश्चित रूप से व्यवस्थाएं बढ़िया होती हैं, लेकिन जैसा फिल्मों वगैरह में दिखाया जाता है, ठीक है, कि मतलब बाकायदा जो अपराधी का एक कोर्ट होता है, लकड़ी जैसा चेयर होता है, बहुत सारे फर्नीचर होते हैं, तो वाकई में नहीं होता। जैसे कभी भी आप अपने ज़िले के जो दीवानी फौजदारी न्यायालय वहाँ पर जाएंगे तो स्थिति बदतर है, फ़ैन है, मतलब फ़ैन तक नहीं रहता है, एसी तो दूर की बात है। इन सब चीज़ पे विकास किया बहुत बाकी है। ठीक है, तो निश्चित रूप से अगर एक बेहतर पर्यावरण नहीं रहता तो कार्य करने की दक्षता में अंतर आती है। ठीक है, जैसे कि गर्मी हमारी की वर्क एफिशिएंसी घटती है, इसलिए घटती चूँकि अगर हमारे मनोचित दशाएँ, कार्य करने की मनोचित दशाएँ उपलब्ध नहीं है, तो निश्चित रूप से कार्य करने की जो दक्षता होती है, वर्क एफिशिएंसी, उसमें गिरावट देखी जाती है। ठीक, तो इसमें पहले सबसे बड़े जिला न्यायाधीश होते हैं, इसके बाद अपर जिला न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, इसके बाद सिविल जज होते हैं, अपर जिला न्यायाधीश, इसके बाद सिविल जज होते हैं। इन सब से प्रश्न थोड़ा सा कम बनता है। ठीक, ज़्यादातर कथन कारण में देगा कि इसका महत्व क्या क्या है। ठीक है, तो सिविल जज होते हैं, और सिविल जज इसके बाद सीनियर डिवीज़न होते हैं और जूनियर डिवीज़न दोनों के लिए होते हैं। ठीक है, सीनियर डिवीज़न और एक सिविल जज होते हैं जूनियर डिवीज़न के लिए। जूनियर डिवीज़न, ठीक, सिविल जज सीनियर डिवीज़न के लिए होंगे और जूनियर डिवीज़न के लिए होंगे। इसके बाद न्याय पंचायत आता है। तो दीवानी मामले में इतने चीज़ आते हैं। सबसे बड़ा जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, अपर जिला न्यायाधीश, सिविल जज जूनियर डिवीज़न, सिविल जज सीनियर डिवीज़न। ठीक है, और जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न के होंगे, तो ये 1 लाख मूल्य तक अपील ही कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 लाख तक मूल्य अपील, 1 लाख मूल्य तक अपील, 1 लाख तक के नीचे का विवाद है ये, किसी भी मूल्य के लिए, करोड़ अरब किसी भी। ठीक है, इसका मतलब हुआ जैसे कि आपको क्षतिपूर्ति या और किसी भी मामले में देखना चाहिए कि आपका कितने तक का है। ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कितने तक है, ये सब चीज़ें हैं। अब आगे हम देख लेते हैं फौजदारी न्यायालय, जिसको सत्र न्यायालय बोलते हैं। ठीक, तो ज़्यादातर हमें ज़रूरत इसी की पड़ती है। दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट, ठीक है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं।
सत्र न्यायालय, न्यायालय या फौजदारी न्यायालय। ठीक, सत्र न्यायालय या फौजदारी न्यायालय होते हैं। इसमें आपराधिक मामले जाते हैं। ठीक है, इसमें आपराधिक मामले, आपराधिक मामले कौन कौन से होते हैं? हत्या, लूट, डकैती या बलात्कार जैसे इत्यादि मुद्दे जो आपराधिक मामले के अंतर्गत आते हैं, ये फौजदारी न्यायालय में देखे जाते हैं। इसमें सत्र न्यायाधीश होते हैं, सीनियर जज होते हैं। ठीक है, और ये कोई भी सज़ा दे सकते हैं। इसमें सबसे बड़े जज जो होते हैं वो सत्र न्यायाधीश होते हैं, और सत्र न्यायाधीश कोई भी सज़ा दे सकते हैं, मृत्युदंड भी। और मृत्युदंड के लिए हाई कोर्ट की स्वीकृति जरूरी है। मृत्युदंड के लिए हाई कोर्ट की स्वीकृति जरूरी। कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट मतलब सब फौजदारी न्यायालय होते हैं, वो आपको अगर मृत्युदंड की सज़ा सुनाते हैं, उसके लिए हाई कोर्ट की स्वीकृति एक्सेप्टेंस जरूरी है, बिना उसके नहीं दे सकते हैं। इसके बाद अपर न्यायाधीश होते हैं, इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। अपर सत्र न्यायाधीश, इसके बाद मुख्य मजिस्ट्रेट, जिसको दंडाधिकारी भी बोला जाता है। ठीक, मुख्य मजिस्ट्रेट जिसको दंडाधिकारी भी बोला जाता है। अब ये 7 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना कर सकते हैं। ठीक है, 7 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना इनके अंडर में रहता है। ठीक, दीवानी और फौजदारी मामले में अक्सर अंतर के लिए प्रश्न आता है। ठीक है, कि दोनों के बीच अंतर क्या है, और नियुक्ति वगैरह आगे हम देखेंगे। ज़्यादातर नियुक्ति इनकी राज्यपाल करते हैं। जो मुख्य जज होते हैं वो जो PCSJ परीक्षा होती है उसके थ्रू किया जाता है इनका। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट श्रेणी आता है, और न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड श्रेणी आता है। तो दोनों देख लेते हैं। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट श्रेणी, और इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड श्रेणी आते हैं। ये 3 वर्ष तक की सज़ा दे सकते हैं, और जुर्माना भी 1 वर्ष तक की सज़ा दे सकते हैं। सबका अपना अपना लिमिट है, उस आधार पे दे सकते हैं। यहाँ से आपका केस जाता है, यहाँ पे जाइए, यहाँ से कंप्लीट हुआ, यहाँ पे आइए, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इसके बाद फिर हाई कोर्ट जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट का ऐसा सिस्टम है कि न्यायिक जो सिस्टम है वो निश्चित रूप से ऐसा है कि चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ठीक, इसके बाद भी न्याय पंचायत आ जाता है। यहाँ पे भी न्याय पंचायत है। न्याय पंचायत अभी देखने को कम मिलता होगा। ठीक है, क्योंकि इसका कम महत्व। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालय को सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं। इसमें दीवानी मामले होते हैं, सत्र न्यायालय फौज। दीवानी मामले में व्यवहारिक मामले आते हैं, जैसे संपत्ति विवाद हो गया, या अधिकारिता का कोई मामला हो गया, क्षतिपूर्ति का। अधिकारिता का मतलब इस प्रॉपर्टी पे किसका राइट है, इस संबंधित मामले। इसमें सबसे बड़े जो होते हैं वो मतलब मुख्य पोस्ट जिला न्यायाधीश, इसके बाद अपर जिला न्यायाधीश, इसके बाद सिविल जज, इसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीज़न, सिविल जज जूनियर डिवीज़न। ये किसी भी मूल्य की अपील सुन सकते हैं। इनके लिए सिर्फ 1 लाख तक के मूल्य की अपील सुन सकते हैं। इसके बाद न्याय पंचायत आते हैं। सत्र न्यायालय में आपराधिक मामले जैसे हत्या, लूट, डकैती इत्यादि जैसे मुद्दे जाते हैं। इसमें सत्र न्यायाधीश सबसे बड़े होते हैं, और ये कोई भी सज़ा मृत्युदंड भी दे सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड के लिए हाई कोर्ट की स्वीकृति जरूरी है। अपर न्यायाधीश या मुख्य मजिस्ट्रेट ये लोग जो मृत्युदंड की सज़ा नहीं दे सकते, बाकी कोई भी सज़ा दे सकते हैं अपर सत्र न्यायाधीश।
और मुख्य मजिस्ट्रेट जो जिसको दंडाधिकारी बोला जाता है 7 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना दे सकते हैं। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट श्रेणी 3 वर्ष तक की सज़ा दे सकते हैं, ठीक। और इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड श्रेणी जो कि 1 वर्ष तक की सज़ा देने का इनके अंदर में अधिकार रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद न्याय पंचायत आता है। न्याय पंचायत अभी गाँव में कम हो गया, पहले ज़्यादा रहता था, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो दीवानी और फौजदारी जो कि डिस्ट्रिक्ट में होते हैं उसको हम देख लिए। अब हम राजस्व न्यायालय पढ़ते हैं। भारत की न्यायिक प्रक्रिया सच में जटिल है, ठीक है। और उसकी सबसे बड़ा रीज़न विविधता है, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि निश्चित रूप से विविधता ज़्यादा है और थोड़ा सा समझदारी का अभाव होने की वजह से भी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा राजस्व बोर्ड होता है, राज्य में एक होता है, ठीक है। राजस्व बोर्ड होता है राज्य में, राजस्व न्यायालय राज्य में एक होता है, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि राज्य में एक होता है और कमिश्नर होते हैं इसके, कमिश्नर सबसे बड़े कमिश्नर होते हैं, ठीक। इसके बाद इसके बाद ठीक है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जिलाधिकारी, ठीक है। सबसे बड़े पहले कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर के बाद जिले का सबसे बड़ा राजस्व न्याय ये डीएम के अंतर्गत आता है। इसके बाद एसडीएम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद तहसीलदार, ठीक है। इसीलिए देखते होंगे जो दीवानी मुकदमा जो मतलब खास करके राजस्व न्याय वगैरह से टैक्स वगैरह संबंधित है, सबसे बड़े कमिश्नर, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसके बाद तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार के बाद नायब तहसीलदार, जिसको लेखपाल या कानूनगो वगैरह ये सब चीज़ें देखते हैं, रिपोर्ट वगैरह जो बना के देखते हैं, ठीक है। अब हम राजस्व न्यायालय तो कुछ है नहीं, इसके बाद हम जिला न्यायाधीश पढ़ते हैं। जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज किसको कहते हैं, ठीक है। चूँकि अक्सर हम इस चीज़ को सुनते रहते हैं। और तो जिला न्यायाधीश क्या होता है, जिला न्यायाधीश भाग 6 आर्टिकल 233 से 237 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 6 आर्टिकल 233 से 237 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। जिला न्यायाधीश की, ठीक है। जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, जिला एवं सत्र न्यायालय का दोनों का होता है। जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी ठीक है, ये दीवानी एवं सत्र न्यायालय दोनों के। अब जैसे दीवानी और फौजदारी के जज अलग अलग नहीं होते हैं, नीचे के अलग होते हैं, ऊपर के सेम व्यक्ति होता है। दीवानी मामले सुनेगा तो ठीक है, तो दीवानी मामले सुनेगा तो जिला न्यायाधीश और फौजदारी मामले सुनेगा तो सत्र न्यायाधीश बोला जाता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दोनों के होते हैं। और जब दीवानी मामले की सुनवाई करता है तब जिला न्यायाधीश, इसको भी लिख लेते हैं, जब दीवानी मामले की सुनवाई करता है तब जिला न्यायाधीश, और जब फौजदारी मामले की सुनवाई करता है तब सत्र न्यायाधीश, ठीक। तो दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, जिला न्यायाधीश, इसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, ठीक है। और कोई भी सज़ा दे सकते हैं, कोई भी सज़ा, मृत्युदंड भी, आजीवन कारावास भी, ठीक है। इनके पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियाँ होती हैं,
अपने ज़िले के प्रशासनिक शक्तियों को भी देख सकते हैं। न्यायिक एवं प्रशासनिक शक्ति दोनों होती हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट में इनका सबसे बड़ा पावर होता है, जिनको जिला न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश, संयुक्त सत्र न्यायाधीश, ये सब जो देखे हैं, ठीक है, इत्यादि होते हैं। तो बस यही है, ये आर्टिकल 233। आर्टिकल 234 हम देख लेते हैं। ठीक, आर्टिकल 234 से क्या संबंधित है? जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायिक सेवा पदों पर नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 234 क्या है? जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त जो सबसे मुख्य अधिकारी है, जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायिक पदों पर नियुक्ति, जैसे जो अपर सत्र, ये सब अतिरिक्त अन्य न्यायिक पदों पर नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। ठीक, जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायिक पदों पर नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी, और राज्यपाल भी हाई कोर्ट तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह से ही करेंगी। ठीक है, राज्यपाल हाई कोर्ट तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह से डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति करेंगे, और बाकी के लिए, और इसके लिए भी ऐसे नहीं करेंगे, इसके लिए भी परीक्षा आयोजित की जाती, जो कि PCSJ नामक परीक्षा के थ्रू होता है। और आर्टिकल 233 में राज्यपाल हाई कोर्ट की सलाह से करेगा। ठीक है, और योग्यता क्या क्या है? आर्टिकल 233 में लिखा गया है, इसको यहीं पे लिख लेते हैं कि नियुक्ति राज्यपाल। आर्टिकल 233 में लिखा गया डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, और राज्यपाल कैसे करेंगे? हाई कोर्ट की सलाह से ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और योग्यता क्या है इनकी? केंद्र एवं राज्य की सरकारी सेवा में नहीं होने चाहिए। ठीक है, केंद्र व राज्य की सरकारी सेवा में ना हो, मतलब ऑलरेडी कोई नौकरी ना हो। ठीक है, बाकी भारत का नागरिक होना चाहिए, सब तो चीज़ें आम बात है, और 7 वर्ष की अधिवक्ता रहे हों, और हाई कोर्ट की उसकी नियुक्ति की सलाह हो, और मतलब मिनिमम 7 वर्ष अधिवक्ता के पद पर रहे हों, 7 वर्ष अधिवक्ता का ज्ञान रहा हो। ठीक है, तो ये है जिला न्यायाधीश की। ठीक है, और यहाँ पर लिख लीजिए, अधीनस्थ न्यायालयों पर हाई कोर्ट का नियंत्रण होगा। ये आर्टिकल 235 में वर्णन किया गया है इस चीज़ का। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स समझ गए होंगे आप। और ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। जिला न्यायाधीश भाग 6 में आर्टिकल 233 से 237 का, जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी इसको बोला जाता है। दीवानी एवं सत्र न्यायालय दोनों के मुख्य न्यायिक अधिकारी यही होते हैं। जब दीवानी मामले की सुनवाई करते हैं तब इनको जिला न्यायाधीश बोला जाता है, और जब फौजदारी मामले की सुनवाई करते हैं तब इनको सत्र न्यायाधीश बोला जाता है। कोई भी सज़ा मृत्युदंड दे सकते हैं, आजीवन कारावास दे सकते हैं। न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियाँ इनके पास होती है। आर्टिकल 234 में है कि जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश के पदों पर नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और राज्यपाल हाई कोर्ट तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह से डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति करते हैं। परीक्षा PCSJ के माध्यम से होती है अदर जजों के लिए। ठीक है, जिला न्यायाधीश के लिए
वो राज्यपाल हाई कोर्ट के तलाश करेंगे, लेकिन पीसीएसजे की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अधीनस्थ न्यायालयों पर हाई कोर्ट का नियंत्रण रहेगा, आर्टिकल 235 में है। राजस्व न्यायालय है, राजस्व बोर्ड में राजस्व मतलब इसमें कमिश्नर, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार होते हैं। जिला जज की योग्यता है केंद्र और राज्य सरकारी सेवा में ना हो, 7 वर्ष की अधिवक्ता रहे हों। ठीक है, राजस्व न्यायालय तो कुछ है नहीं, कमिश्नर, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। ठीक, अब हम देखते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत क्या होती है? ठीक है, ग्राम पंचायत जिसको ग्राम न्यायालय बोलते हैं, इसको 500 रुपये तक का दीवानी मामले सुनने का अधिकार होता है, और इतना विवाद होता नहीं है 500 तक का मिनिमम, इसलिए ग्राम पंचायत का अस्तित्व भी बहुत कमी है। और न्याय पंचायत में होते हैं दीवानी मामले, छोटे फौजदारी मामले। न्याय पंचायत, ठीक, दीवानी मामले और छोटे फौजदारी मामले, मतलब कोई किसी को 1-2 हाथ मार दिया, वैसे छोटे फौजदारी मामले, दंड देने का अधिकार नहीं रहता इनको। ठीक, ये आगे कोर्ट को लिखित दे देते हैं। और ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम थोड़ा सा पब्लिक कोर्ट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, पब्लिक कोर्ट्स क्या होती हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पब्लिक कोर्ट्स को पढ़ते हैं। इसको राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। इन 1987 में इसका गठन हुआ था, पब्लिक कोर्ट्स का। पब्लिक कोर्ट्स का मतलब जनता अदालत, जनता न्यायालय, चाहे जो कहें आप। ठीक है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, NLSA, नालसा बोलते हैं, नलसा, नालसा, चाहे जो कहिए। ठीक है, इसका गठन किस वजह से हुआ है? बेसिकली कमज़ोर वर्गों के लिए है, खास करके कमज़ोर वर्गों के लिए फ्री और सक्षम कहानी। ठीक है, कमज़ोर वर्गों के लिए फ्री और, ठीक है, मतलब मुफ्त में, और सक्षम कानूनी सहायता हेतु, और सक्षम कानूनी सहायता हेतु दिशा निर्देश तय करना। सक्षम कानूनी सहायता हेतु दिशा निर्देश तय करना गठन नलसा का है। ठीक है, अब पब्लिक कोर्ट्स क्या होता है इसके बारे में हम 10-20 लाइन देख लेते हैं, ताकि एग्जाम में अगर प्रश्न बने तो वैसे कम बनता है, सबसे ज़्यादातर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ही बनता है, या तो दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। पब्लिक कोर्ट्स की वैधानिकता कहाँ से रहेगी? लीगलिटी नालसा से रहेगी। वैधानिकता पब्लिक कोर्ट्स के लिए यहाँ से लेना पड़ता है। ठीक है, और मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से विवादों का फैसला रहेगा। मैत्रीपूर्ण, इसका मतलब हुआ कि दंड देने का अधिकार नहीं रहता है। ठीक है, ज़्यादातर विवादों का फैसला मतलब समझौता के थ्रू कराया जाता है। ठीक, मैत्रीपूर्ण तरीके से विवादों का फैसला होता है। यहाँ पर जीत या हार जैसा धारणा नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जीत या हार जैसा धारणा नहीं। ठीक है, पब्लिक कोर्ट्स का मतलब एक फैसला कराया जाता है दोनों के बीच, अगर सहमत है ठीक है, नहीं तो आगे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर परस्पर दोनों पक्ष समझौता का रास्ता निकालते हैं। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, यहाँ पर परस्पर दोनों पक्ष समझौता का रास्ता निकालते हैं।
इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत भारत के गुजरात से हुई थी, गुजरात राज्य से हुई थी। और निःशुल्क है और कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाकर त्वरित फैसला। निःशुल्क उद्देश्य इसका है कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाकर त्वरित फैसला। ठीक है फ्रेंड्स, तो पब्लिक कोर्ट्स क्या है? इसके वैधानिकता नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से ली जाती है। मैत्रीपूर्ण तरीके से विवादों का फैसला होता है। यहाँ पर जीत हार जैसी धारणा नहीं है। यहाँ पर परस्पर दोनों पक्ष समझौतों का रास्ता निकालते हैं। इसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी और निःशुल्क कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाकर त्वरित फैसला किया जाता है और फैसले के खिलाफ अपील नहीं होती है। ठीक है, अगर फैसले के खिलाफ अपील इसलिए नहीं की जा सकती चूँकि फैसले के खिलाफ अपील इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि आप सब समझौता के थ्रू, मतलब दोनों पक्ष समझौता किए हैं, तो इसलिए इसके खिलाफ खुद समझौता करो, खुद अपील करोगे आगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है और फैसला बाध्यकारी होता है। लेकिन फैसला दोनों पक्ष की सहमति से ही दिया जाएगा। ठीक, यह है पब्लिक कोर्ट्स। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, यहाँ पर वही फैसले सुने जाते हैं जिस पर आपसी समझौता हो सकता है, मतलब खास करके दीवानी मामले। ठीक है, मर्डर उडर का इस सब का नहीं, समझौता हो सकता है। किसी के फंडामेंटल राइट को उल्लंघन होगा तो नहीं। ज़्यादातर गांव के जो छोटे मोटे संपत्ति विवाद से संबंधित होते हैं वो पब्लिक कोर्ट्स में सुने जाते हैं। ठीक है, शक्तियाँ इसकी भी शक्ति सिविल कोर्ट के समान होगी, सिविल कोर्ट के समान होगी। सज़ा नहीं दे सकते, सज़ा नहीं दे सकती। सज़ा देने पब्लिक कोर्ट्स में सज़ा नहीं दे सकते हैं। और न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। न्यायाधीश सेवानिवृत्त या वर्तमान जज होते हैं। इसके न्यायाधीश कौन होते हैं? या तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं या वर्तमान जज होते हैं। ठीक, अब एक देखते हैं हम फैमिली कोर्ट क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फैमिली कोर्ट क्या है? परिवार न्यायालय 1984 एक्ट से, इसको परिवार न्यायालय, ठीक है, 1984 के एक्ट से राज्य सरकार द्वारा शुरू होता है। खास करके पति पत्नी या पारिवारिक झगड़ों के लिए जो होते हैं वो पारिवारिक न्यायालय बोला जाता है। इसकी प्रकृति जिला न्यायालय के समान होती है। ठीक है, प्रकृति जिला न्यायालय के समान। ठीक, इसमें कौन कौन से मामले आएंगे? जैसे शादी विवाह तलाक, ठीक है, इन सब चीज़ पे कर सकते हैं। पारिवारिक मामले, तलाक, गुजारा भत्ता इत्यादि से संबंधित जो छोटे मोटे मुद्दे आते हैं, क्योंकि इतने बड़े मुद्दे वो नहीं होते, इसको सुलझाया जा सकता है। शादी विवाह जैसे इन सब आदि मुद्दे पे ये सब किया जा सकता है। और इसके
आप अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं, फैसले के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। आज हमने पढ़ा है, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय में दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय। दीवानी न्यायालय क्या होता है? दीवानी न्यायालय होते हैं जिसमें जो संपत्ति से संबंधित विवाद या, ठीक है, या छोटे मोटे दीवानी मामले, फौजदारी मामले में हत्या, लूट, डकैती इत्यादि मामले आते हैं, ठीक है। और इसके बाद जिला न्यायाधीश की नियुक्ति हमने पढ़ लिया है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस स्तर पर होती है, उनको शक्ति क्या है, पब्लिक कोर्ट्स क्या है। पब्लिक कोर्ट्स का मतलब होता है, इसको NELC एक्ट के तहत इसका प्रावधान किया गया 1987 में। ये खास करके कमज़ोर वर्गों के लिए फ्री और सक्षम कानूनी सहायता हेतु दिशा निर्देश तय करना है। इसकी वैधानिकता NLC से है। मैत्रीपूर्ण तरीके से विवादों का फैसला करना, यहाँ पर जीत हार जैसे कोई धारणा नहीं होती। यहाँ पर परस्पर दोनों पर समझौता करके रास्ता निकालते हैं। शुरुआत गुजरात से है, ठीक है। फैसले के खिलाफ फैसला नहीं होता है, फैसले के खिलाफ अपील नहीं, ठीक है। और फैसला बाध्यकारी होता है। यहाँ पर वही फैसले सुन सकते हैं जिस पर आपसी सहमति या आपसी समझौता हो सकता हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं अब न्यायालय में हमारी ये क्लास मात्र बची है, और वो है मतलब अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, छोटा सा क्लास। इसके बाद न्यायालय हमारा समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं।